हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में मैं आपको एक छोटा सा ये आपका जो आते हैं आपके पेपरों में भी आते हैं अपठित गद्यांश, इसको थोड़ा सा समझा रही हूँ। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ, गद्यांश मतलब गद्य का अंश। ठीक है, गद्य से आपका क्या तात्पर्य है? गद्यांश कोई भी एक पूरी, जैसे जो कहानी हो गई या कोई चैप्टर हो गया, इस तरह से वो सारे क्या होते हैं? गद्य होते हैं। तो उसका अंश। तो गद्यांश क्या होते हैं भाई? कोई एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, पूरी कहानी दी हुई है, उसका कोई भी एक पैराग्राफ आपको दे देंगे उसका पूरे का, तो वो क्या हो गया? गद्य का अंश हो गया ना, गद्यांश। ठीक है, अभी देखिए आगे आप ये पढ़ते हो जब और समझ आ जाएगा। अपठित गद्यांश का अभिप्राय है गद्य का ऐसा अंश जो आपने पहले पढ़ा न हो। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से नहीं दिए जाते। ये ऐसे गद्यांश होते हैं जिन्हें विद्यार्थी ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। इस प्रकार के गद्यांश देकर विद्यार्थियों से उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होगा, जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। जैसे मैं हूँ, मैंने एक अपने बारे में कुछ भी लिख दिया, भाई मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, हम इतने बहन भाई हैं, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मैंने यहाँ से 10वीं करी, यहाँ से 12वीं करी। मैं अपने बारे में कुछ भी लिख देती हूँ और वो पैराग्राफ आपको दे दूँ। ठीक है, और उसी से मैं आपको क्वेश्चन आंसर बना दूँ कि भाई बताइए कि भाई इस पैराग्राफ में जिसका भी नाम दिया हो, मान लो मेरा ही नाम दिया हुआ है ललिता, ललिता ने 10वीं कहाँ से की, तो आप पैराग्राफ में से आप उसका आंसर दे सकते हो ना। इसी तरह होते हैं हमारे अपठित गद्यांश के, जो हमारे क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर उन्हीं में होते हैं। और अपठित गद्यांशों के जब हम उत्तर देते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो देखिए क्या है। देखिए, दिए गए गद्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ ले ताकि गद्यांश का अर्थ भली भांति समझ सके। जो पैराग्राफ आया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ें और जो वर्ड समझना है उनको अंडरलाइन करते जाएं। ठीक है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को रेखांकित कर ले। अब आपको प्रश्न भी पढ़ लेने हैं पहले, और वो प्रश्न आपके माइंड में भी होने चाहिए। फिर जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब उसकी रीडिंग लगाते हो पैराग्राफ की, तो आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आपके माइंड में है उनका आंसर आपको कहीं भी दिखता है तो उनको अंडरलाइन करते जाओ। ठीक है, अगला, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखें। उत्तर गद्यांश के भावानुसार हो, कि जो हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो कम शब्दों में लिखें और इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में और छोटे लिखें। भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। अगर आप जो लिख रहे हो, आंसर जो लिख रहे हो, उसमें हम अपने भी कुछ वर्ड ऐड करते हैं तो वो व्याकरण के अनुसार जो है ठीक होने चाहिए। ठीक है, अगला, कभी कभी शब्दार्थ विलोम या पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। अब जो हमारा पैराग्राफ आया हुआ है, मान लो उसमें एक गरीब शब्द आ गया, तो गरीब आ गया या पानी आ गया, इस तरह कोई भी शब्द आ गए, तो किसी भी शब्द को उठाकर आपसे उस शब्द का अर्थ भी पूछ सकते हैं, उसका विलोम भी पूछ सकते हैं या उसके पर्यायवाची भी पूछ सकते हैं। अगला देखिए, यदि शीर्षक पूछा जाए, शीर्षक क्या होता है बेटा? हेडिंग होती है। पूछा जाए तो गद्यांश के मूल भाव पर आधारित शीर्षक लिखें। अब मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं अपने बारे में लिख रही हूं, तो वो पैराग्राफ क्या कहलाएगा? जिसके बारे में भी है उसका परिचय। जैसे मैंने अपना लिखा तो यहाँ पर उस पैराग्राफ का क्या शीर्षक बन जाएगा? ललिता का परिचय। ठीक है, तो आपको वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, उसके मूल भाव क्या है उसके आधार पर आपको शीर्षक देना चाहिए। समस्त उत्तर लिखने के बाद उन्हें एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ ले। जब आपने प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो उनके उत्तर देने के बाद भी आपको एक बार फिर से उन प्रश्नों के उत्तरों को अवश्य ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे रूल थे कि हम गद्यांश को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, उसके कुछ बातें थी जिनको हमने ध्यान रखना है। अभी देखिए बेटा, एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, मैं इसको पढ़ रही हूँ कि भारत के भौगोलिक और
भारत भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें तो क्वेश्चन और आंसर सब दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका अगला दिया हुआ है, आओ अभ्यास करें। यहाँ पर ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को ध्यान से अभी देखो क्या हो जाएगा। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ और इसके आंसर अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं को परख पाता है। शिक्षित मनुष्य अपनी क्षमताओं को परख पाता है, तभी वह समाज में अपनी सही पहचान बना पाता है। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कोई गंभीर चिंतन न दे सके, कोई राह न दिखा सके, सचमुच व्यर्थ है। हमारी शिक्षा यदि सुसंस्कृत, सभ्य व सच्चरित्र नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। सहृदय, सच्चा, अनपढ़ मजदूर उस पढ़े लिखे से बेहतर है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। साक्षरता का देश की उन्नति से सीधा संबंध है। निरक्षरता व अज्ञान अनेक दुखों का मूल कारण है। अब मैंने आपका ये पैराग्राफ पढ़ दिया, इसको 2-3 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मनुष्य के लिए शिक्षा प्राप्त करना क्यों जरूरी है। बताइए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। देखो कि शिक्षित मनुष्य अपनी क्षमताओं को परख पाता है और अब समाज में अपनी सही पहचान बना पाता है। हमने इसको ऐसे मुख्य लाइनें इसको अंडरलाइन कर ली, लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, मनुष्य के लिए शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षित मनुष्य ही अपनी क्षमताओं को परख पाता है और समाज में अपनी सही पहचान बना पाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसी शिक्षा को व्यर्थ माना गया है, अब देखिए कहाँ पर आया था ये, कैसी शिक्षा को व्यर्थ माना गया है। यहाँ से देखिए, वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कोई गंभीर चिंतन न दे सके, कोई राह न दे सके, सचमुच व्यर्थ है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। अगला, शिक्षा समाज के लिए कैसे उपयोगी है। शिक्षा समाज के लिए कैसे उपयोगी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, हमारी शिक्षा यदि सुसंस्कृत, सभ्य व चरित्री नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। अब इसमें क्या, शिक्षा समाज के लिए क्यों उपयोगी है, इसलिए उपयोगी है क्योंकि तो इसमें बेटा ये वाली लाइन भी आ सकती है, देखो, तभी वह समाज में अपनी शिक्षा समाज के लिए क्यों उपयोगी है। तो जो आपका पहले का था, तो पहले का तो आप यहीं पर लगाओ, ये फर्स्ट का आंसर। और यहाँ से वह समाज में अपनी सही पहचान बना पाता है, कि शिक्षा समाज के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जो है हम अपनी सही पहचान बना पाते हैं। यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। मनुष्य कब सुखी हो पाता है, देखिए, संसार के सभी वैभव और सुख साधन तब तक सुखी नहीं बनते जब तक मनुष्य को मनुष्य कब सुखी हो पाता है, जब उसको आत्मिक ज्ञान हो। आत्मिक ज्ञान न हो, वो सुखी कब नहीं, आत्मिक ज्ञान न होने पर वो क्या होता है, सुखी नहीं बनते। तो सुखी कब बनेंगे, जब आत्मिक ज्ञान हो उसको, ठीक है। अब आगे इसी का ही दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा और, कि निम्न शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द अनुच्छेद में से चुनकर लिखो। सही का
दिमाग और बेकार। सही का क्या दिया हुआ है? उचित, या कोई ठीक दिया हो, उचित शब्द दिया हो, ठीक शब्द दिया हो। ठीक है, अगला दिया हुआ है दिमाग, दिमाग का दे रखा है मस्तिष्क, इसमें दिया हुआ है मस्तिष्क शब्द, ये रहा देखो। ठीक है, अगला दिया हुआ है इसमें बेकार, बेकार से क्या हो जाएगा? बेहतर। ठीक है, तो ये इसमें इसी के अकॉर्डिंग हमने इनके क्या बताने हैं? समान अर्थ वाले। बेकार का क्या हो जाएगा? व्यर्थ। ठीक है, दिमाग, मस्तिष्क, सही, उचित। ठीक है, ये दिए हुए हैं यहाँ पर देखो, ये रहा एक, ये रहा मस्तिष्क, उचित और व्यर्थ। ये रहे बेटा एक व्यर्थ। ये तीन जो मैंने इसमें जो मैंने 3 सर्कल किए हुए जो वर्ड हैं, ये उन शब्दों के अर्थ हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने गद्यांश को जो है करते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है, तो इस तरह से अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक आपको गद्यांश प्रैक्टिस के लिए दूंगी। ठीक है, अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।